नमस्कार। हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। काफी टाइम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिफरेंट कंपाउंड क्लासेस की सिंथेसिस रिएक्शन पढ़ते पढ़ते शायद आप बोर होने लगे हों। तो चलिए थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं और आज स्टार्ट करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स दैट टिपिकली कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स, जिनको कि हम मोनोमर्स कहते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि मैक्रोमोलिक्यूल्स आर द की कंपोनेंट ऑफ लिविंग सिस्टम। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कोई भी लिविंग सिस्टम हो, चाहे वो माइक्रोबियल हो, एनिमल हो, प्लांट हो, इन सभी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट के जो कंटेंट आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे वो है उनका जनरल इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन, डीएल कॉन्फ़िगरेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नाउ मूविंग टुवर्ड इंट्रोडक्शन। Carbohydrates are one of the most prevalent and widespread chemical compound that found in nature. अब क्वेश्चन आता है कि नेचर में कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आए। तो आंसर है कि जो हमारे ग्रीन प्लांट है वो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और सॉइल से वाटर लेकर इनको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं। अब ये कंपाउंड हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट सर्व एज एसेंशियल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन ऑर्गेनिज्म। अगर हम न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर देखें, डीएनए का, आरएनए का, तो इनकी जो बैकबोन है वो हमारी कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। उसमें कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फेट की बैकबोन होती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का जब ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होता है तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है और यही एनर्जी हमारे वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज होती है। इसी वजह से कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। अगर इनकी हम डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन or the substances that yield such compound on hydrolysis। यहाँ पे स्टूडेंट्स जनरली ऑप्टिकली एक्टिव टर्म अपनी डेफिनेशन से गायब कर देते हैं, जबकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। कोशिश कीजिएगा कि कंप्लीट डेफिनेशन आप बता सकें। तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। कार्बोहाइड्रेट का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो होता है आपका CnH2n, यानी कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बना है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट it may be classified into two classes, sugar and non-sugar। शुगर हमारे क्या होते हैं? दे आर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, जबकि नॉन शुगर हमारे एमोर्फस सब्सटेंसेस होते हैं। शुगर स्वीट होते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं, जबकि नॉन शुगर हमारे टेस्टलेस होते हैं और वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। शुगर का एग्जाम्पल देखें तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये कुछ एग्जाम्पल हैं शुगर के। जबकि स्टार्च, सेलुलोज, ये एग्जाम्पल हो गए आपके नॉन शुगर। ये तो था आपका ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। इसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट को भी हम दो तरह के ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपके हो गए एल्डोसिस और एक हो गए हमारे कीटोसिस। और एल्डोसिस और कीटोसिस हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक वो स्ट्रक्चर है जिसमें आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और दूसरे वो स्ट्रक्चर है जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का है उसके स्ट्रक्चर ग्लिसरॉल्डिहाइड से डिराइव हो रहे हैं और उनको हम एल्डोसिस कहेंगे। और जो कि हमारा जिस स्ट्रक्चर में कीटोन है वो हमारा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन से डिराइव होगा और उसको हम कीटोसिस कहेंगे। इसके अलावा एक और भी क्राइटेरिया है जिसके बेस पे हम कार्बोहाइड्रेट को
डिवाइड कर सकते हैं, और वो है ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स। इसके बेस पे कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड में डिवाइड कर। मोनोसेकेराइड हमारे क्या हुए? सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, जो कि फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर इनको ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस में डिवाइड करते हैं। देन आता है आपका ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड में 2 to 10 आपके मोनोसेकेराइड्स होते हैं, यानी 2 to 10 मोनोसेकेराइड से मिलके आपके ओलिगोसेकेराइड्स बनते हैं। वहीं अगर 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड है तो वो किस में आएंगे? वो पॉलीसेकेराइड में आएंगे। अब ये जो हमने अभी तक का क्लासिफिकेशन देखा कार्बोहाइड्रेट्स की ग्रुपिंग, अगर इनको हम एक साथ समराइज करें तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को हमने किस में डिवाइड किया था? ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, शुगर एंड नॉन शुगर। देन शुगर्स को हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं इन मोनोसेकेराइड एंड ओलिगोसेकेराइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स। देन मोनोसेकेराइड को डिवाइड कर रहे हैं बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप एल्डोसिस एंड कीटोसिस, और ओलिगोसेकेराइड को फर्दर डिवाइड कर रहे हैं डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रा एंड पेंटा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स। कहां तक जाएगा ये आपका? अप टू 10 जाएगा। मोर देन 10 आपका क्या हो जाएगा? पॉलीसेकेराइड्स। तो नॉन शुगर जो है उनको हम फर्दर डिवाइड करेंगे होमोपॉलीसेकेराइड्स एंड हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। होमोपॉलीसेकेराइड्स क्या हुए? इनमें जो मोनोसेकेराइड्स की यूनिट होंगी वो सेम होंगी, जबकि हेट्रोपॉलीसेकेराइड में मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स की यूनिट्स आपको मिलेंगी। ये तो आपका सिंपल फ्लो चार्ट है। अब इसी में हम थोड़े से क्या करें, एग्जाम्पल्स ऐड कर देते हैं। तो एल्डोस का एग्जाम्पल क्या हो गया? ग्लूकोज, गैलेक्टोज। कीटोसिस के क्या हो गए? फ्रक्टोज। डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। ये काफी कॉमन शुगर्स हैं जो हम सब ने इनके नाम सुन रखे। कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि क्या कुछ ऐसे ट्राइसेकेराइड या टेट्रासेकेराइड्स भी हैं जो हम खाते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे कि ट्राइसेकेराइड का एग्जाम्पल है रेफिनोज, जो कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज से मिलके बना है, और ये आपका बीन्स में, कैबेज में, ब्रोकली में हाई अमाउंट में मिलता है। इसी तरीके से आपका टेट्रासेकेराइड का एग्जाम्पल है स्टैक्योस, जो कि 2 यूनिट ऑफ गैलेक्टोज, 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड 1 यूनिट ऑफ फ्रक्टोज से मिलके बना है, और ये आपका ग्रीन वेजिटेबल्स में तो मिलता ही है, लाइक बीन्स, ब्रोकली एंड कैबेज। इसके साथ ही साथ जो आपके सोय प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी हाई अमाउंट में, उनमें भी आपका स्टैक्योस मिलता है। देन आता है आपका पेंटासेकेराइड्स। पेंटासेकेराइड का एग्जाम्पल आपका हो गया बर्बेकूज, जो कि आपके चिक पीस या मूंग बीन्स, सोयाबीन्स, इनमें हाई अमाउंट में मिलता है। वही होमोपॉलीसेकेराइड का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल्स है हमारे सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, और हेट्रोपॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल में आ जाएगा हमारा हिपेरिन या हिपेरिन सल्फेट, और इस तरीके से केराटिन सल्फेट। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं structure representation. The structure of glyceraldehyde serve as configuration standard for all monosaccharides. यानी ग्लिसरल्डिहाइड के स्ट्रक्चर पे ही बेस्ड है आपके जो रेस्ट ऑफ द मोनोसैकेराइड्स। तो सबसे पहले हम लोग ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देख लें। ग्लिसरल्डिहाइड का अगर स्ट्रक्चर देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे एक आपका कायरल कार्बन है, और इस कायरल कार्बन पे जो OH ग्रुप जुड़ा है उसकी दो तरीके से पोजीशन हो सकती है। एक वो जिसमें कि वो राइट साइड पे है, और सेकंड वो जिसमें कि वो लेफ्ट पे है। तो वो स्ट्रक्चर जिसमें OH आपका राइट पे है उसको डीग्लिसरल्डिहाइड कहा गया, और जो लेफ्ट पे है उसको हम एल ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं। अब रेस्ट ऑफ द मोनोसैकेराइड्स को इन्हीं ग्लिसरल्डिहाइड के साथ कंपेयर करेंगे और उनका कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करेंगे। इसमें जो आपके मोनोसैकेराइड्स हैं उनका जो हाईएस्ट कायरल कार्बन होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को कंसीडर करते हैं। जैसे कि ये स्ट्रक्चर आपका ग्लूकोज का है,
इसमें हाईएस्ट कायरल कार्बन कौन सा हुआ, 5th नंबर पे जो है। अब यहाँ पे जो OH है इसकी कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे और ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ कंपेयर करेंगे। वो स्ट्रक्चर जिसकी OH की पोजीशन आपकी डी ग्लिसरॉल्डिहाइड के सिमिलर होगी उसको डी ग्लूकोज कहेंगे। और सेकंड स्ट्रक्चर में जैसे कि OH आपका लेफ्ट में है जो कि एल ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ सिमिलरिटी दिखा रहा है, तो इसको हम एल ग्लूकोज कहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब इसी तरीके से डी और एल की एक पूरी सीरीज तैयार हो जाती है। यहाँ पे हम डी सीरीज को मेंशन करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा 3 मेंबर डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब डी ग्लिसरॉल्डिहाइड में जब हम 3 से 4 मेंबर की कार्बोहाइड्रेट की तरफ मूव करेंगे तो 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ये 2 पॉसिबिलिटीज कैसे बनेगी, जब यहाँ पे एक नया कार्बन ऐड होगा टॉप पोजीशन पे तो आपका जो कार्बोनिल कार्बन होगा ये आपका CHOH में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि एक नया आपका कायरल सेंटर डेवलप हो गया। और इस वजह से अब यहाँ पे भी OH की पोजीशन की 2 पॉसिबिलिटी हो जाए, एक में OH राइट साइड में होगा और दूसरे में लेफ्ट। और इसी के अकॉर्डिंग आपके 2 नए कंपाउंड आपके प्रिपेयर हो गए। एक जिसमें राइट की तरफ है OH उसको कहेंगे एरिथ्रोज, और जिसमें लेफ्ट की तरफ है उसको कहेंगे थ्रियोज। और ये दोनों ही कंपाउंड हमारे डी सीरीज के हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों का ही जो हाईएस्ट कायरल कार्बन होगा सेकंड वाला, उस पे जो OH की पोजीशन है वो आपकी डी ग्लिसरॉल्डिहाइड पे जो OH की पोजीशन है उससे ये सिमिलर है। इसी तरीके से 4 से जब हम 5 कार्बन कार्बोहाइड्रेट की तरफ मूव करेंगे तो एरिथ्रोज से हमारा क्या बनेगा, राइबोज एंड अरेबिनोज। सिमिलरली थ्रियोज से हमारे बनेंगे जाइलोज एंड लाइजोज। नेक्स्ट में अगर हम 5 से 6 कार्बन की तरफ मूव करते हैं तो डी राइबोज से हमारा बनेगा डी एलोज एंड डी एल्ट्रोज। डी अरेबिनोज से हमारे क्या बन रहे हैं, ग्लूकोज एंड मैनोज। जाइलोज से इसी तरीके से हमारा क्या बनेगा, ग्लूओज आइडोज। एंड लाइजोज से हमारे बनेंगे गैलेक्टोज एंड टेलोज। तो ये हमारी डी सीरीज है। इसी तरीके से आप आर सीरीज सॉरी एल सीरीज भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आता है एपिमर। एपिमर क्या होते हैं, एपिमर are a pair of stereoisomer that differ in the configuration of OH group only at one location. अब इसको अगर हम स्ट्रक्चर से देखें समझने की कोशिश करें तो शायद ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारे पास कुछ कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर है। अब इनको हम कंपेयर करें तो अगर हम डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज को कंपेयर करें तो क्या देखने को मिलेगा कि जो आपका 4th पोजीशन पे है सिर्फ वहीं पे आपका इसमें कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है, बाकी सारे कार्बन पे आपकी सेम कॉन्फ़िगरेशन है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें केवल एक ही लोकेशन पे कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो OH के तो वो आपके क्या कहलाएंगे, एपिमर। और क्योंकि ये आपके 4th पोजीशन पे था इसीलिए ये क्या कहलाया आपका C4 एपिमर। तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आपस में C4 एपिमर हो गए। इसी तरीके से ग्लूकोज एंड मैनोज अगर इसको हम कंपेयर करें तो केवल सेकंड पोजीशन पे डिफरेंस दिखेगा, तो ये दोनों हमारे C2 एपिमर हो गए। सिमिलरली मैनोज एंड टेलोज हमारे क्या हो जाएंगे, C4 एपिमर। अब हम मूव करते हैं स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। तो कार्बोहाइड्रेट के जो स्ट्रक्चर है वो 2 तरीके से लिखे जा सकते हैं, एक आपका हो गया ओपन चेन और दूसरा आपका हो गया क्लोज चेन। ओपन चेन जो है उसको आप स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी कहते हैं और 2 तरीके से ये लिखे जा सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर है वो फिटिंग एंड बेयर फॉर्म है और सेकंड जो है वो हमारा फिशर स्ट्रेट चेन फॉर्म है, काफी फेमस है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर या क्लोज चेन। इसमें आपका रिंग फॉर्मेशन होता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर हॉवर्थ ने प्रपोज किया था, इसलिए ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हॉवर्थ प्रोजेक्शन भी कहते हैं।
इसमें भी दो तरह के स्ट्रक्चर बन सकते हैं क्योंकि दो तरह की रिंग्स बनती हैं। अब ये रिंग्स कहाँ से डिराइव हुई हैं? पाइरेन एंड फ्यूरेंस। पाइरेन हमारा 6 मेंबर्ड है और फ्यूरेन हमारा 5 मेंबर। वो रिंग, कार्बोहाइड्रेट की वो रिंग जो कि पाइरेन से डिराइव हुई है 6 मेंबर, उसको क्या कहेंगे? पाइरानोस रिंग। और कार्बोहाइड्रेट्स की वो रिंग जो कि फ्यूरेन से डिराइव हुई है 5 मेंबर्ड है, उसको क्या कहेंगे? फ्यूरेनोस रिंग। अब हम देखें कि जो हमारा स्ट्रेट फॉर्म है यानी फिशर स्ट्रक्चर, और ये हमारा है हॉवर्थ। तो फिशर को हॉवर्थ में कैसे कन्वर्ट करें या किस तरीके से ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है? तो अपना अपना एक ट्रिक होता है। हम जब आपके बराबर थे तो हमने जिस ट्रिक से इसको समझा था वो आपके साथ शेयर करते हैं। हमने सिंपली क्या किया था, फिशर स्ट्रक्चर को, स्ट्रेट फॉर्म को 90 डिग्री पे बेंड कर दिया था, लाइक दिस। अब यहाँ पे जो आपका 5th कार्बन का ऑक्सीजन है वो हमारा रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा है फर्स्ट वाले कार्बन से। तो रेस्ट आपका क्या बचा? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब देखिए सेकंड पे OH हमारा नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे हॉवर्थ में OH डाउनवर्ड हो गया। थर्ड में OH आपका अपवर्ड है, तो थर्ड में OH हमारा अपवर्ड हो गया। और फोर्थ में OH हमारा डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे भी आपका डाउनवर्ड है। तो इस तरीके से आसानी से याद किया जा सकता है, और फिर जब भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें कोई भी एरर नहीं होगी। अब इसी तरीके से हम फ्रक्टोज का भी स्ट्रक्चर देखें। तो फ्रक्टोज को भी बेंड करके एक बार बना के देख लेते हैं कि जो 5th वाला ऑक्सीजन होगा वो अब हमारा सेकंड वाले कार्बन के साथ मिलके आपका जो फ्यूरानोज रिंग है वो बनाएगा। अब आपका बचा थर्ड कार्बन पे जो ऑक्सीजन OH ग्रुप है और फोर्थ कार्बन पे जो OH है। आप देखिए थर्ड पे अपवर्ड है, तो आपका हॉवर्थ प्रोजेक्शन में भी ये अपवर्ड हो गया और फोर्थ आपका डाउनवर्ड हो। ठीक है। अब यहाँ पे जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनते हैं तो एक और टर्म आता है, जैसे अभी आप फ्रक्टोज का जो नेम देख रहे हैं, बीटा डी फ्रक्टोज, फ्रक्टोफ्यूरेनोज। इसी तरीके से जब हम लोगों ने अभी लास्ट वाले इसमें देखा था तो यहाँ पे ग्लूकोज का था अल्फा डी ग्लूकोज। तो अब ये अल्फा और बीटा कहाँ से आए? तो ये आते हैं आपका जो टर्म है एनोमर। अब एनोमर हमारे होते क्या है? तो एनोमर आर दी साइक्लिक मोनोसैकेराइड डिफरिंग फ्रॉम ईच अदर इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनोमेरिक कार्बन। यानी केवल एनोमेरिक कार्बन पे जो कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होगा। अगर हम एल्डोज की बात कर रहे हैं तो C1 पोजीशन, और अगर हम कीटोज की बात कर रहे हैं तो C2 पोजीशन। जाहिर सी बात है जब हमारा ओपन चेन जो स्ट्रक्चर है वो हमारा रिंग में कन्वर्ट हो रहा है, तो कार्बोनिल कार्बन जो हो रहा है आपका वो एनोमेरिक कार्बन में चेंज हो जा रहा है, और जिसकी वजह से जो वहां पे ऑक्सीजन था OH में कन्वर्ट हुआ, तो OH की पोजीशन के भी दो पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। एक वो पॉसिबिलिटी जिसमें कि OH हमारा डाउनवर्ड है, लाइक हियर, या अगर हम फिशर स्ट्रक्चर को देखें तो राइट साइड की तरफ, तो ये आपके कहलाएंगे अल्फा। और दूसरी कंडीशन क्या हुई? जो कि OH हमारा अपवर्ड है या फिशर भी आपका लेफ्ट की तरफ है, तो वो आपका कहलाए बीटा। अब हम देखते हैं डाइसैकेराइड, जो कि दो मोनोसैकेराइड से बनते हैं, या फिर जब इनकी हाइड्रोलिसिस की जाए तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे। वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। डाइसैकेराइड फॉर्मेशन में आपके जो मोनोसैकेराइड्स हैं उनके हाइड्रोक्सिल ग्रुप पार्टिसिपेट करते हैं, एंड बाय द रिमूवल ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आपका एक इथाइल लिंकेज बनती है जिसको कि हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। अब डाइसैकेराइड्स के कुछ एग्जांपल्स देखें तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो हम देखते हैं वो है माल्टोस,
सुक्रोज एंड लैक्टोज। अब यहाँ पे छोटे छोटे से क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से डाइसैकेराइड्स में कौन कौन से मोनोसैकेराइड्स हैं, या जब दो मोनोसैकेराइड्स आपस में मिल रहे हैं डाइसैकेराइड फॉर्मेशन के लिए तो उनके बीच में लिंकेज कौन सी है। वन बाय वन हम इनका आंसर करते हैं। अब अगर ये तीन एग्जाम्पल जो है हमारे माल्टोस, सुक्रोज एंड लैक्टोज, इनको अगर हम देखें तो इन तीनों में ही ग्लूकोज हमारा कॉमन है, और जो आपका नेक्स्ट मोनोसैकेराइड है वो या तो आपका ग्लूकोज है, या फ्रक्टोज है, या फिर गैलेक्टोज। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आपका डाइसैकेराइड बन रहा है। अब किस डाइसैकेराइड में कौन सा कॉम्बिनेशन होगा ये हमको याद करना है। सबके पास अपनी अपनी ट्रिक होती है इस तरह के कॉम्बिनेशंस याद करने की। आई होप आप लोगों ने भी बनाए होंगे। यहाँ पे हम अपनी ट्रिक आपसे शेयर करते हैं कि हमने कैसे याद किया था। तो हमको जो ये आपका डाइसैकेराइड जिन मैम ने पढ़ाया था उनका नाम था मिस लाल, तो उनके नाम से ही हमने ये चीजें लर्न की थी। मिस लाल यानी MSL। अब जाहिर सी बात है जिसमें ग्लूकोज और ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन है वो किस में मिलेगा, माल्टोज में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कॉम्बिनेशन से आपका क्या बन रहा है, स्टार्च। एंड ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनेगा, लैक्टोज। अब बात करते हैं इनके लिंकेज की, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले माल्टोज को देखते हैं। माल्टोज हमें कहाँ मिलेगा, माल्ट में या ग्रेन्स में मिलेगा। यहाँ पे आपके दोनों जो मोनोसैकेराइड हैं वो ग्लूकोज के हैं। तो फर्स्ट आपका जो मोनोसैकेराइड है ग्लूकोज का, उसका फर्स्ट कार्बन, और जो सेकंड आपका मोनोसैकेराइड है उसका फोर्थ कार्बन आपका पार्टिसिपेट कर रहा है लिंकेज। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि अभी जब हम लोगों ने एनोमेरिक कार्बन देखा था तो एनोमेरिक कार्बन की कंडीशन में जो OH आपके नीचे की तरफ थे, डाउनवर्ड थे, उनको हम क्या कह रहे थे, अल्फा। और जब OH हमारे अपवर्ड थे तो उनको हमने क्या कहा था, बीटा। तो इसी तरीके से देखें तो यहाँ पे आपका अल्फा पोजीशन होगी, क्योंकि फर्स्ट आपका जो ग्लूकोज मॉइटी है उसका जो OH है वो अल्फा कंडीशन में है, डाउनवर्ड कंडीशन। तो बॉन्ड आपका जो बना वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपकी बन रही है। वहीं अगर हम लैक्टोज को देखें तो लैक्टोज का जो फर्स्ट मॉइटी है गैलेक्टोज, गैलेक्टोज में आपका जो कार्बोनिल कार्बन था जिससे कि एनोमेरिक बना, तो वो वहां पे OH आपका अपवर्ड है यानी बीटा पोजीशन पे है। तो ये आपका हो गया बीटा 1,4 लिंकेज। और जो आपका सेकंड मोनोसैकेराइड है ग्लूकोज का, तो वहां पे उसका ये आपका फोर्थ पोजीशन जो है वो आपकी इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से लैक्टोज में आपकी कौन सी लिंकेज हो गई, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब बात करते हैं सुक्रोज की। सुक्रोज में फिशर स्ट्रक्चर से ये क्लियर है कि फर्स्ट आपका क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन एंड फ्रक्टोज का सेकेंड कार्बन आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये दोनों ही कार्बन कैसे हैं, कार्बोनिल कार्बन है, यानी कि सुक्रोज में आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है वो फ्री नहीं है। इसी वजह से सुक्रोज को नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, जबकि माल्टोज और लैक्टोज में देखें तो आपका एक एक कार्बोनिल ग्रुप फ्री कंडीशन में होता है, जिसकी वजह से ये आपकी रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। वहीं सुक्रोज आपका कैसा हुआ, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हुआ, और इनकी लिंकेज कैसी हुई, 1,2 लिंकेज, अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसमें प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की। तो पॉलीसैकेराइड में दो एग्जांपल लेते हैं, स्टार्च का और सेलुलोज का। स्टार्च हमारा प्राइमरी सोर्स है फूड एनर्जी का फॉर ह्यूमन बींग्स, और इसमें दो तरह के कॉम्प्लेक्स मिलते हैं, एक आपका हो गया एमाइलोज और एक हो गया एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज हमारा ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमर है जिसमें कि अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिल रही है,
जबकि एमाइलोपेक्टिन हमारा ब्रांच पॉलीमर है। यहाँ पे जो लीनियर चेन होगी उसमें तो आपका अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी, लेकिन जो आपकी ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग किससे हो रही है? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू ब्रांचिंग हो रही है। अब बात करते हैं सेलुलोज की। सेलुलोज हमारा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है प्लांट सेल वॉल का, और ये हमारा लीनियर पॉलीमर है ग्लूकोज का, और इसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होती है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपका है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट सर्व एज अ चीफ एनर्जी सोर्स और स्टोरेज एनर्जी सोर्स। देन कार्बोहाइड्रेट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मॉड्यूलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, biological transport or cell-to-cell communication, even structural and protective components. Then they are involved in the activation of various growth factor or as intermediate in the biosynthesis of proteins and fats. आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आप लोगों को ये मटेरियल आपके लिए यूजफुल लग रहा हो तो इस प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आप लोगों के साथ एक करेक्शन शेयर करना चाहेंगे कि इस प्लेटफॉर्म पे अभी तक हमने जो भी लेक्चर पब्लिश किए हैं, जब उनको रिपीटेडली चेक किया तो ये रियलाइज हुआ कि किसी किसी लेक्चर में कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गई। हालांकि उन लेक्चर्स पे हमने करेक्शंस को एज अ कमेंट तो ऐड कर दिया है, लेकिन फिर भी इस बात से हमें लगा कि इनका एक बार रिवीजन होना और जरूरी है। तो इसी वजह से इंस्टाग्राम पे हम एक आईडी बना के वहां पे इन रिएक्शंस को, नेम रिएक्शन या इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो भी होंगे उनको 1 बाय 1 उस पे अपलोड करेंगे, और आप वहां से भी अपना करेक्शन, मतलब वहां से भी इसको आप चेक कर सकते हैं रिएक्शंस को, जिससे एक तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और दूसरे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।